हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा ये किस चैप्टर की वीडियो लेके आ गई हूँ। मैं लाई हूँ चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और हमें पता लगेगा कि सिक्योरिटी होती क्या है, कैसे क्या कंसर्न्स होते हैं। ठीक है, इंडिया क्या सिक्योरिटी का कंसर्न है या क्या डायमेंशंस फॉलो करती है इंडिया, हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। तो हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, व्हाट इज़ सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी से पता लग ही रहा होगा, थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया लग ही रहा होगा कि क्या होती है सिक्योरिटी, कि किसी चीज़ से हमें सिक्योर करना है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर गलत काम हो रहा है तो उसकी सिक्योरिटी एक तरह से है ना। तो बेसिकली एक हम थोड़ा मतलब समझे सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब कोई भी डर है, ठीक है, या कोई भी किसी भी चीज़ की धमकी दे रहा है या कुछ भी है, उससे हमें फ्रीडम की, हमारी लाइफ में ये थ्रेट्स नहीं होना चाहिए। अगर ये थ्रेट्स नहीं होंगे तो हमारी एक सिक्योरिटी अचीव होगी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। ठीक है, अब थ्रेट्स जैसे कि क्या हो सकता, ह्यूमन एग्जिस्टेंस में हमें डेंजर है। ठीक है, कि ह्यूमंस का होना भी एक तरह से कभी कभार घर से निकल देते हैं तो मार देते हैं। ऐसे आजकल देख लो, जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में कितना मतलब वो बहुत वायलेंट हो रहे हैं, ये सब। प्लस द लाइफ ऑफ अ कंट्री, इसमें एज अ सिटीज़न एज अ होल आ गया। ठीक है, लाइफ ऑफ अ कंट्री कि पूरी कंट्री में जो भी सिटीजन्स है, ये सब। ठीक है, ये जो है हमारा बेसिकली ये ब्रॉड व्यू है कि कैसे हमारी जो भी सिक्योरिटी है वो कैसे थ्रेटन हो सकती है। अगर हम देखें थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड व्यू या थोड़ा कि पूरा की बात ना करके थोड़ा लिमिटेड वाला देखें, तो एक आता है टर्म कोर वैल्यूज़, कि कोई भी थिंग्स जो कि थ्रेटन करती है कोर वैल्यूज़ को, उसको माना जाता है कि वो सिक्योरिटी को एक तरह से हार्म कर रही है, उस कंट्री की या उस चीज़ की। ठीक है, अब ये कोर वैल्यूज़ होती क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, कोर वैल्यूज़ होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे किसकी कोर वैल्यूज़, ठीक है, या हाउ इंटेंस, कितनी वो इफ़ेक्ट हो रही है वो। ठीक है, हुज और हाउ इंटेंस द कोर वैल्यूज़ आर थ्रेटन। अब ये तो है नहीं कि तुम घर से बाहर निकले, तुम्हें किसी ने बोला तुम्हारी थ्रेटन हो गई कोर वैल्यूज़, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो एवरी टाइम जब दूसरी कंट्री, ठीक है, फेल्स हो जाती है कुछ करने में, मतलब मान लो एक कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, हमारी फेवरेट कंट्री, और एक कंट्री है इंडिया। एक और वैल्यूज़ का मतलब एक तरह से जो सॉवरेनिटी को हार्म करती है, ठीक है, जिससे एक कंट्री की सॉवरेनिटी हार्म हो रही है, वो होती है कोर वैल्यू। जैसे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इंडिया को, ठीक है, या कर रहा था अटैक लेकिन फेल हो गया, जैसे वो हमेशा होता ही है। ठीक है, जब ऐसा होता है तब वो ये होता है कि उसने एक तरह से अटैक करने का सोचा कंट्रीज़ पे, और कंट्री की सॉवरेनिटी कोर वैल्यू को हार्म करा। तो ये होता है हमारा कोर वैल्यूज़ का। ठीक है, इतना आया समझ में। अब
जो सिक्योरिटी है वो रिलेट करती है एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स को, ठीक है, रिलेट्स एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स, ठीक है। थ्रेट्स कैसे, जो कि एंडेंजर मतलब कोर वैल्यूज़ प्लस जो भी वैल्यूज़ जो कि हम रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वैल्यूज़ वुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, मतलब इतना वो हो जाता है कि हम उसको रिपेयर कर ही नहीं सकते, डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। दिस इज़ ऑल अबाउट दी सिक्योरिटी कि मेन मतलब अगर हम देखें सिक्योरिटी का तो फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। अगर हम एक थोड़ा ब्रॉडर व्यू में बात करें तो उसमें आ जाता है ह्यूमन की एग्जिस्टेंस प्लस द लाइफ ऑफ अ कंट्री, ठीक है। लाइफ ऑफ अ कंट्री में भी किसकी बात आ गई, मेनली सिटीजन्स की बात आ गई, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा घर से बाहर निकल रहा है तो वो थ्रेट है, कि उसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है या उसकी लाइफ को थ्रेट्स है, ठीक है, ऐसे नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने बोला है कि जो कोर वैल्यूज़ को थ्रेटन होता है मेनली वो एंडेंजर करता है सिक्योरिटी को, ठीक है। अब किसकी कोर वैल्यूज़ हमने पूछा क्वेश्चन, या कैसे ये कोर वैल्यूज़ इंटेंस होती है, ठीक है। जो कोर वैल्यूज़ है ऑर्डिनरी मैन और वुमेन सबकी होती है, ठीक है, ये सब। और एवरी टाइम जो दूसरी कंट्री फेल हो जाती है या कुछ करती है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, वो क्या करती है, कोर वैल्यूज़ को डैमेज करती है, ठीक है। किसी स्ट्रीट्स पे अगर किसी भी पर्सन की चोरी कर रहा है कोई आके, तो वो भी एक हार्म है उसकी, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम आगे, और जो सिक्योरिटी है एक कंक्लूजन है एक तरह से, जो सिक्योरिटी है वो रिलेट्स करती है जो भी एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम रिपेयर कर ही नहीं सकते, जो कि रिपेयर हो ही नहीं सकते, इतना वो बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पे जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, ये नोशंस लगा लो, ठीक है, या नोशंस लगा लो, एक ही बात है। ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल्स में हम बात करेंगे एक्सटर्नल नोशन की और इंटरनल नोशन की, प्लस नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में हम बात करेंगे 2 टॉपिक्स में, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल पॉवर्टी, लेकिन ये बटे हुए नहीं है, मतलब डिवाइडेड नहीं है, एक ही उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। तो अगर हम ट्रेडिशनल नोशन समझे क्या होता है, बेसिकली ये डेडिकेटेड होता है फॉर द वायलेंस, ठीक है। वायलेंस किस में, जैसे मिलिट्री आर्म्स में, मिलिट्री आर्म्स आ गया, ठीक है, जिससे कि जो कंट्री है उसको एज अ होल इफ़ेक्ट होए, ठीक है, एज अ होल इफ़ेक्ट पड़े एज अ कंट्री पे, ठीक है। ट्रेडिशनल नोशंस का बेसिक मतलब है वायलेंस, फुल ऑफ मिलिट्री आर्म्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रेडिशनल नोशंस, एक्सटर्नल वाला पार्ट। ट्रेडिशनल नोशंस अगर हम एक्सटर्नल वाले पार्ट पे आए तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री, ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री। अब वो कैसे होता है जी, ये होता है मिलिट्री थ्रेट्स,
मैंने बताया ना, ट्रेडिशनल इज़ ऑल अबाउट मिलिट्री थ्रेड्स या आर्म्स, है ना। मिलिट्री थ्रेड्स के थ्रू ये डेंजर होता है कंट्री पे, अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो। अब सोर्स क्या होता है इस डेंजर का, मतलब ये मिलिट्री थ्रेड्स क्यों होता है, कैसे होता है? जब दूसरी कंट्री अटैक करे या थ्रेटन करे, ठीक है, मिलिट्री एक्शंस को या फिर हमारी कोर वैल्यूज़ को, तब ये होता है ना, अनदर कंट्री थ्रेटन्स कोर वैल्यूज़ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, क्या सोर्स है इसका? जब दूसरी कंट्रीज थ्रेटन्स करती है कोर वैल्यूज़ को। अब कोर वैल्यूज़ में यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड आ गया, एक मैंने अभी पीछे बताया था, सोवरेंटी, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एंड फोर्थ आ गया हमारा लाइव्स ऑफ अ ऑर्डिनरी सिटीजन। अगर ये चीज़ें इफ़ेक्ट में आ रही है तो मतलब उन्होंने हमारी कोर वैल्यूज़ को थ्रेटन करा है, उनसे बदला ले लो भाई जाके, ठीक है। मेनली ये चार हैं हमारी कोर वैल्यू, सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्लस लाइव्स ऑफ अ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। इतना आया समझ में? अब ये सिर्फ हम ये वॉर वगैरह में हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि जब सोल्जर्स को मारा जाता है, इसमें सिर्फ सोल्जर्स इंक्लूड नहीं होते, ऑफ कोर्स सिर्फ इंक्लूड नहीं होता, मतलब नॉट ओनली सोल्जर्स बट जो अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे ऑर्डिनरी मेन और वुमेन को टारगेट्स करा जाता है कभी कभार, कि जिससे कि उनका सपोर्ट जो है वो टूटे, ठीक है, गवर्नमेंट से सपोर्ट टूटे कि भाई तुम मेरे लोगों को मार रहे हो, वो हर्ट हुए गवर्नमेंट या कुछ ऐसा स्टेप ले, ऐसे मतलब जब टारगेट करा जाता है, ये भी कोर वैल्यू को एंडेंजर करने के अंदर आता है, ठीक है। ऐसे लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटी चिल्ड्रन को कभी कभार कर देते हैं, है ना। जैसे हमने देखा है हाईजैक जब होता है, प्लेन्स हाईजैक जब होते हैं, तब क्या होता है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की होती है लाइफ ख़राब, प्लस गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाता है कि आप ये करोगे तो मैं छोड़ दूँगा, आप ये करोगे तो मैं छोड़ दूँगा। गवर्नमेंट क्यों फिर आगे का प्रोसेस लेती है, क्यों? क्योंकि हमारा उनके देश के मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन ओल्ड पीपल सब जो है उनकी लाइफ डेंजर में है, सॉरी, है ना। तो ये फ़र्क है, इसलिए वो क्या करते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं। अब ये सब हो रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्री ने आया और हम पे अटैक कर दिया। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट के पास तीन ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास। पहला है या तो वो सरेंडर कर दे, मतलब कि भाई अब मैं नहीं लड़ रहा, तो ख़त्म कर दे इसको, जो भी है, ठीक है, मैं नहीं करूँगा, तुझे जो करना है वो कर। प्रिवेंट करेगी, रोकने की कोशिश करेगी वॉर को, या अपने आप को डिफेंड करेगी, वही थ्रू मिलिट्री एंड ऑल से डिफेंड होएगा, लड़ाई होएगी दोनों तरफ। ये तीन ऑप्शंस होते हैं चॉइसेस, या फिर रिस्पॉन्स लगा लो गवर्नमेंट के। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसी जो कहती है हर कंट्री की, जो क्या हो गई, जो सिक्योरिटी पॉलिसी जो कहती है कंट्री की कि नो सरेंडर, हमें सरेंडर नहीं करना है। सरेंडर कर दिया मतलब बेइज्जती करा दी तुमने। तो बहुत कम कंट्रीज़ है जो कि सरेंडर करती है, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी में ये होता ही नहीं है सरेंडर करना, ठीक है। सरेंडर करना है बहुत बड़ी बात होती है कि तुम दूसरी कंट्री के आगे झुक गए, ठीक है। अब अगर हम एक मिनट, लेट मी ऐड अ पेज। अगर हम बात करें जैसे कि सिक्योरिटी पॉलिसी की,
है ना, सिक्योरिटी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो क्या बोलती है कि प्रिवेंट करो वॉर को, ठीक है। अगर रोक सकते हो तो रोक लो वॉर को, और प्रिवेंटिंग वॉर को हम बोलते हैं डेटरेंस। ये टर्म याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सर डेटरेंस, प्रिवेंटिंग वॉर को हम बोलते हैं डेटरेंस। और अगर हम कर रहे हैं डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट कर रहे हैं या वॉर को ख़त्म कर रहे हैं, लिमिटिंग और एंडिंग वॉर, इसको हम बोलते हैं डिफेंस, ठीक है। प्रिवेंटिंग वॉर को बोलते हैं डेटरेंस और लिमिटिंग और एंडिंग वॉर को बोलते हैं डिफेंस। ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, डिफेंस, डेटरेंस। तीसरा हमारा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ पावर। इसमें क्या होता है जी, हम दूसरी कंट्रीज़ को देखते हैं, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ को हम देखते हैं कि वो कैसे है, मतलब स्ट्रॉन्गर है मिलिट्री में, या कैसे, मतलब क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, बिगर है, स्ट्रॉन्गर है, क्या है, मतलब क्या वो हमारे लिए एक थ्रेट हो सकती है। जैसे हमने एक बार पढ़ा था, चाइना के साथ हमने दोस्ती करी थी, है ना, जिसमें पटेल जी ने मना भी करा था कि चाइना पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी हमने उनके साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन करा था, दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन क्या करा था, चाइना ने अटैक कर दिया था इंडिया पे, है ना, कब, 1962 में। तो ये क्या था, हमारी नेबरिंग कंट्री है चाइना, उसने क्या उसने क्या करा, अटैक ही तो करा फिर। तो ये इससे क्या हुआ, थ्रेटन हुई हमारी सिक्योरिटी, है ना, थ्रेटन हुई ये। तो नेबरिंग कंट्री को देखो कि वह स्ट्रॉन्ग है, बिगर है, कैसी है, कि हम उसको थ्रेट के रूप में देखें ना देखें, ठीक है। और अगर फिर नेबरिंग कंट्री को देखो, उनको देखो फिर जिसके साथ तुम्हारे गुड रिलेशंस नहीं है। इसमें कौन आएगा हमारा फेवरेट, पाकिस्तान। इसमें भी हमारा पाकिस्तान आएगा, नेबरिंग कंट्री तो पाकिस्तान भी है, लेकिन वो बड़ी और बिगर नहीं है, तो नहीं आ सकते, छोड़ दे भाई तू। तो नॉट गुड रिलेशंस हमारे जैसे पाकिस्तान के साथ हैं, तो ऐसे। तीसरा देखो, नहीं, चाइना इज़ नॉट अ नेबरिंग कंट्री आई गेस, या चाइना इज़ नॉट अ नेबरिंग कंट्री। सो कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें हम, कॉन्फ्लिक्ट्स इन दी पास्ट, उसमें देखो जैसे हमारे किसी साथ, हमारे फेवरेट पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, अभी मैंने बताया चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये देखो कि तुम्हारा किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, उस हिसाब से अपना मिलिट्री का जो वो है ना बेस तैयार रखो भाई, ठीक है। ये तीन जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर। पहला क्या कि नेबरिंग कंट्री कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई बिगर है, तो इसलिए उसने हमारी कंट्री पर अटैक कर दिया। किसी के साथ हमारे पास्ट में गुड रिलेशंस नहीं थे, जैसे हमारे पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और पास्ट में हमारे साथ किसके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, या किससे हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं जो कि अब आके बदला उतार सकता है या कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ों को देख के बैलेंस ऑफ पावर होती है। और अगर हमें मेंटेन करना है इसको, अगर हमें इसको मेंटेन करना है तो हम क्या करेंगे, एक तो अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। प्लस इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, प्लस उस पावर बनेंगे ये भी,
डेवलपमेंट करेंगे तो ऑलरेडी पावर तो हमारे पास फिर इसकी रहेगी और रहेगी, ठीक है। मेंटेन करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर, मिलिट्री पावर को इस्टेब्लिश करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपनी मिलिट्री पावर, प्लस इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेवलप करेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी तक हमने पढ़े डेटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर। अब फोर्थ आता है हमारे पास अलायंस बिल्डिंग। अब अलायंस क्या होता है? दोस्ती करना, है ना, किसी दूसरी कंट्री को साथ ले लेना, एक ग्रुप फॉर्म कर लेना, अलायंस बना लेना। तो क्या करना, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है कि कोलिजन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, मतलब स्टेट्स को मिलाओ, कोऑर्डिनेट करो एक साथ, और जो भी मिलिट्री अटैक हो रहा है उससे या तो डिटर करो या फिर डिफेंड करो, दोनों साथ में मिलके, ठीक है, जिसके साथ भी तुमने अलायंस बनाया है, जो कि फॉर्मलाइज। कैसे हम अलायंस बनाते हैं? थ्रू ट्रीटीज़ हो गया, है ना, या फिर हमने पहले ही बता दिया कि ये हमारे पास थ्रेट आ रहा है, क्या तुम हमारे साथ अलायंस बना के हमारी हेल्प करोगे या नहीं। जैसे इंडिया और रशिया की ट्रीटी है, फ्रेंडशिप वाली, है ना, ऐसे ट्रीटीज़ होती हैं। जो थ्रेट्स हैं वो बेस्ड होते हैं, एक और बात इतना है समझ में, डेटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर प्लस अलायंस बिल्डिंग। अब जो हमारा थ्रेट है ना, वो बेस्ड होता है नेशनल इंटरेस्ट पे, ठीक है, और नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, ठीक है, जो कि चेंज होता रहता है। और जो मोस्ट ऑफ द थ्रेट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? ऑफ कोर्स एक्सटर्नल है तो आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये था ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल के बारे में, जिसमें मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जिसमें क्या होता है, ग्रेटर स्ट्रेंजर होता है कंट्री को थ्रू मिलिट्री थ्रेट्स की वजह से, ठीक है, मिलिट्री अटैच कर देती है कोई कंट्री। सोर्स क्या होता है, कैसे, मतलब वही जब दूसरी कंट्री थ्रेटन करती है कोर वैल्यूज़ क्या है? सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। कैसे वो इन्फ्लुएंस करती हैं गवर्नमेंट को, वो अटैक करती है और या फिर टारगेट करती है ऑर्डिनरी मैन और सिटीजन्स को या फिर चिल्ड्रन को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हाईजैक। अब गवर्नमेंट क्या करती है इसमें? गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, सरेंडर करना, प्रिवेंट करना या फिर डिफेंड करना। तो सरेंडर तो नहीं करती गवर्नमेंट, क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी में अलाउ नहीं है। प्रिवेंट कर सकती है, थोड़ा रोक सकती है, लिमिट कर सकती है, या फिर डिफेंड कर सकती है। डिफेंड कैसे कर सकती है? अपना अटैक करके ऑन द सेम वे, ठीक है, ऐसे। अगर हम सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो प्रिवेंटिंग वॉर विच इज़ डेटरेंस, लिमिटिंग और एंडिंग वॉर डिफेंस। बैलेंस ऑफ पावर में क्या आता है? 3 होते हैं एस्पेक्ट्स। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे गुड रिलेशंस ना हो, नेबरिंग कंट्री स्ट्रॉन्गर और बिगर हो तब हमारे पास थ्रेट होता है। नॉट गुड रिलेशंस हो कोई कंट्री के साथ, ठीक है, जैसे पाकिस्तान। कन्फ्लिक्ट्स हो किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ पास्ट में, जैसे इंडिया का पाकिस्तान चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हो रखा है, ठीक है। और इसको मेंटेन करने के लिए एक कंट्री के पास मिलिट्री पावर होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, प्लस इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल भी पावर होनी चाहिए, जिससे कि वो कुछ करना हो पड़े तो वो कर सकती हैं। चौथा एस्पेक्ट आता है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस मतलब एक दोस्ती या फिर एक ग्रुप बनाना। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी अटैक हो रहा हो तो उसमें वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, डिफेंड करने में या फिर डिटेरेंस करने में। अब ये अलायंस बनते कैसे? या तो ट्रीटीज़ की फॉर्म में बनते हैं या फिर ऐसे बनते हैं कि थ्रेट आ रहा है तो तुम हमारी हेल्प कर दोगे क्या, ऐसे होता है, ठीक है। और जो थ्रेट्स होता है वो नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है, और जो मेनली जो थ्रेट्स होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर से आते हैं, ठीक है। ये है हमारा ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल वाला
पार्ट। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल। तो इसमें बात करें ट्रेडिशनल नोशंस और इंटरनल वाले फैक्टर में, तो इसमें हम बात करेंगे जो भी सिक्योरिटी के बारे में विद इन द कंट्री। ये हम बात करेंगे विद इन द कंट्री, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑफ कोर्स इंटरनल सिक्योरिटी, कि देश की एक कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि हमारी कंट्री में अपने आपस में ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, आपस में स्टेट्स लड़ रही है, वायलेंस चल रहा है, और बाहर से फिर नेबरिंग कंट्रीज़ भी अटैक कर दे, तो मतलब वो सिचुएशन एक कंट्री हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनल ही वायलेंस चल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा, यूनिटी नहीं हो रही, तो और ऊपर से अटैक और हो जाए तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी भी मेंटेन करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंट्री के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है, 1939 टू 1945। इस टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ था, इंटरनल सिक्योरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था जो भी थ्रेट्स होंगे, जो भी वायलेंस होगा, वो नेबरिंग कंट्री से या फिर आउटसाइड देयर बॉर्डर्स आएगा। इंटरनल सिक्योरिटी तो मेंटेन रहती है, या सब यूनिटी में रहते हैं, वायलेंस नहीं होगा तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद क्या हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी डिड नॉट मैटर। उसके बाद से मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को कम इम्पोर्टेंस दी गई थी, ठीक है। फिर आता है हमारा कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम पे देखें कब से कब तक था, 1945 टू 1991। जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ था, कुछ यूरोपियन पावर्स को वो टेंशन लेने लग गए थे कि उनकी कॉलोनीज़ में क्या हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, ठीक है। और जो कॉलोनाइज पीपल हैं वो भी वो कर सकते हैं वायलेंस, मतलब कि उनकी खुद की कॉलोनीज़ में ही वायलेंस हो सकता है, और जो कॉलोनाइज पीपल है उनको ओवर पावर कर सकते हैं या उनको फिर कैप्चर कर सकते हैं। तो उनको ये डर था, ठीक है। और जब वो फ्री हुई कॉलोनीज़, जब वो कॉलोनीज़ फ्री हुई, तब क्या हुआ तब भी उनको ये जब फ्री हो गई कॉलोनीज़, तो उनको ये डर था कि दोबारा आके जो यूरोपियनाइज पावर है हमें कैप्चर ना कर ले, कॉलोनाइज ना कर ले, उनको ये डर बना रहा था, ठीक है। इतना आया समझ में। और उनको ऑफ कोर्स ये कॉलोनीज़ जो थी, जो कि कॉलोनाइज थी बाय द यूरोपियनाइज पावर से, उनको क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए थी, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस चाहिए थी, है ना। लेकिन इंडिपेंडेंस होने के बाद भी उनको क्या डर था कि यूरोपियनाइज पावर उनको आके कॉलोनाइज ना कर ले। जैसे फ्रेंच फाइटिंग इन वियतनाम 1950s में, जब फ्रेंच ने फाइटिंग इन वियतनाम, और या फिर ब्रिटिश फाइटिंग इन केन्या इन द 1950s एंड द 1960s, ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है। और मैं आपको एक और बात कहूँगी कि जब भी मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ तो अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठो, नोट्स बनाओ, प्लस अपनी एनसीईआरटी भी लेके बैठो, बहुत इजी रहेगा कि तुम अच्छे से फिर लाइन टू लाइन और रीड कर पाओगे, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद हम सिक्योरिटी चैलेंजेस देखेंगे उसके न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के, जो थी एशिया एंड अफ्रीका। सिक्योरिटी चैलेंजेस किसके, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ एशिया एंड अफ्रीका के क्या थे। दो चैलेंजेस फेस कर रहे थे। एक तो पहला था मिलिट्री कन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज, विद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है।
पहला ये था। दूसरा था इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि एक मिनट पहले लिख दूँ मैं। इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, एक तो पहले ही नेबरिंग कंट्रीज से उनकी लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस लिए हो सकती है लड़ाइयाँ। या तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स है जिस पे लड़ाइयाँ होती थी। बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, टेरिटरीज डिस्प्यूट हो गया, इन सब की वजह से क्या होती थी, लड़ाइयाँ होती थी विद द नेबरिंग कंट्रीज़ कि ये एरिया मेरा है, ये बॉर्डर मेरा है, ये बॉर्डर मेरा है, ऐसे करके। इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की बात करें अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ इंडिया का, तो क्या हुआ था, इंडिया में प्रिंसली स्टेट जो थी वो क्या कह रही थी, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें या ज्वाइन नहीं करना या ज्वाइन करवाने में दिक्कत हो रही थी। तो वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि उनको कैसे नेगोशिएट करके हमें उनको ज्वाइन कराना था, ठीक है। अब इसमें इंटरनल में होता है वही सेपरेटिस्ट मूवमेंट कि हमें सेपरेट होना है, ठीक है, प्लस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इन फैक्टर्स की वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस थे वो एशिया और अफ्रीका जो थे वो फेस कर रहे थे। और अगर हम देखें रीसेंट टाइम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, एक्सटर्नल से, ठीक है। बस ये था हमारा ट्रेडिशन नोशन इंटरनल। दोबारा से मैं करवा देती हूँ एक बार। ट्रेडिशन नोशन इंटरनल मतलब जो कि लड़ाइयाँ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद इन द कंट्री हो रहे हैं, और इसमें क्या इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में मेजरली बात होती है। जैसे एक कंट्री में मान लो ऑलरेडी आपस में वायलेंस चल रहा है, कोई यूनिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और फिर बाहर से कंट्री पे आके अटैक कर दे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक कंट्री के लिए हैंडल करना, करेक्ट। अब जैसे कि 1939 से 1945 का टाइम देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम देखें, तो क्या हुआ था, इंटरनल सिक्योरिटी पे कम फोकस था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था जो भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो भी लड़ाई होगी, जो भी वायलेंस होगा वो नेबरिंग कंट्रीज़ की वजह से ही होगा, एक्सटर्नल ही होगा, इंटरनल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जब कोल्ड वॉर हुआ 1945 से 1991, उसके बीच में था कि यूरोपियन कंट्रीज़ को कि वो कॉलोनीज़ में वायलेंस हो रहा है, ठीक है, और आके कॉलोनीज जो कंट्री है उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। ऐसे उनका जब फ्री कॉलोनीज़ थी तो उनको ये डर था कि फिर से यूरोपियनाइज पावर आके हमें कंट्रोल ना कर ले, वापस हमें कॉलोनाइज ना कर ले, ठीक है। और अगर हम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें, एशिया और अफ्रीका के दो थे, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज़ और इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। नेबरिंग कंट्रीज़ के फैक्टर हैं बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, टेरिटरी डिस्प्यूट हो गया, और इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के फैक्टर्स हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट या डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और आजकल के टाइम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज़ मोर देन द एक्सटर्नल। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन, उसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अपना नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी अपने साथ में रखो, एनसीईआरटी अभी से ही रीड करना स्टार्ट कर दो फॉर बोर्ड्स 2027 और सीईटी 2027 देना तो है ही सबको, ठीक है। और मेन तो यही है, अपनी एनसीईआरटी को फुल अच्छे से ध्यान से करो बस। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम चेकआउट कर लेना और फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी ऐसे डेली अपडेट्स आते रहते हैं। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, लव यू मोर।